गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हो चुका है 3 फरवरी और रामबाण सीरीज के आज तीसरे चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को एक साथ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब वो होता है कि घात कितना होना चाहिए, घात एक होना चाहिए। और दो चर का मतलब क्या, एगो चर एक्स है तो दूसरा चर वाई जरूर होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, और रैखिक का मतलब एक घात वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, ये है क्या, रैखिक समीकरण है। इसमें कै गो चर है, दो गो, एगो एक्स है एगो वाई है। पावर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये एक घात वाला है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि बिना ग्राफ बनाए बताए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, संपाती है अथवा समानांतर है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 3 गो सूत्र आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सूत्र है? पहला, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नहीं हो तो इसको क्या बोलेंगे? रेखा कैसा होगा बाबू? प्रतिच्छेदी होगा। रेखा कैसा होगा? रेखा प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, कै गो हल होगा? एक हल होगा। कै गो हल होगा? एक हल। एक हल को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। ठीक है, चूंकि हल है तो इसके मान को क्या कह देंगे? संगत है। क्या कह देंगे? संगत है। अच्छा, रेखा कैसा एक दूसरे के प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी मतलब क्या? अविरोधी है। प्रतिच्छेदी मतलब क्या है? अविरोधी है। ठीक है, अगर ऐसा है तब मान लेते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 ये बराबर नहीं हो, तो क्या होगा? रेखा कैसा हो जाएगा बाबू? रेखा हो जाएगा समांतर। रेखा कैसा हो जाएगा? समानांतर। कै गो हल होगा? कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। संगत होगा क्या? संगत। कोई हल है ये नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, क्योंकि रेखा समानांतर है इसलिए इसको क्या बोल देंगे? विरोधी। विरोधी। ठीक है, विरोधी युग्म होगा। और तीसरा जो बनता है वो होता है क्या? वो होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, अगर ऐसा हो तो रेखा कैसा होगा? रेखा होता है संपाती। कै गो हल होता है? अनंत हल होता है। कै गो हल होगा? अनंत हल होगा। हल है इसलिए इसको क्या बोल देंगे? संगत। हल है तो क्या बोलेंगे? संगत। और विरोधी होगा कि अविरोधी होगा? देखो, संपाती है तो एक दूसरे के ऊपर ही लाइन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? आश्रित। क्या बोल देंगे? आश्रित है। क्या बोल देंगे? आश्रित है। देखो, इसका ग्राफ ऐसे कट जाता है, इसका ग्राफ समानांतर रेखा में होता है, इसका ग्राफ एक के ऊपर दूसरा लाइन खिंचाता है। ग्राफ बनाना हम बाद में सीखने वाले हैं, फिलहाल इसको तो यहाँ पर लिख लेंगे। पहले क्या? a1 बराबर कितना? 6, b1 बराबर कितना? -3, c1 बराबर कितना? +10। यहाँ पर a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, c2 बराबर कितना? 9। देखो बाबू, x के साथ 6 है तो a1 का मान 6, y के जोरे -3 तो b1 का मान -3, अचर पद 10 तो c1 का मान 10। वैसे दूसरा समीकरण से a2 b2 c2 लिखेंगे। x के जोरे 2 तो 2, y के जोरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब माइनस में 1 है और प्लस में ये 9 हो गया c2 का मान। अब इसको बैठा देंगे किस सूत्र पर? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से मान बैठाएंगे। 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 कितना? 1। ये भी कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3/1 बराबर, ये कटेगा? बिल्कुल नहीं, ये 10/9 रहेगा। तो ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो, ये बराबर हो और ये बराबर नहीं हो, तो क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं समीकरण के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब रेखा कैसा होगा? रेखा रेखा कैसा हो जाएगा बाबू? रेखा समानांतर होगा। रेखा समानांतर है। ठीक है, क्योंकि समीकरण के
कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। और क्या पूछेगा, संगत है कि असंगत है, तो लिख देना है क्या, असंगत है। कोई हल नहीं है तो उसको क्या बोल देते हैं जोरे जोरे, विरोधी। कुछ भी पूछे एक ऊपर चार चार गो बात आपको याद रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी वैसे ही a1 का मान कितना, x का गुणांक कुछ नहीं 1 हो जाएगा। b1 का मान कितना, y का गुणांक 3 है। और ये हो जाएगा c1 का मान कितना, +6, उधर जाएगा तो -6। ठीक है, ये हो जाएगा x + 3y -6 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x - 3y -12 बराबर 0। देखो आंसर लाने में कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन आगे दिक्कत कर सकता है, इसलिए पहले से ही आदत रखेंगे सही से बनाने का। a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना, -12 आ गया। अब वही सूत्र से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से मान बैठाएंगे 1 बटा 2 बराबर 3 बटा -3 बराबर 6 बटा -12। अब चेक करेंगे यहाँ पर 1 बटा 2 ऐसे ही रह जाएगा बराबर 3 बटा -3 कटेगा एक एक बार में, तो बचेगा कितना, 1 बटा 1 वो भी माइनस में। अब यहीं पर ये दोनों बराबर नहीं है। जब पहला वाला बराबर ना हो तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि समीकरण चूंकि समीकरण a1 बटा a2 नहीं बराबर b1 बटा b2 के रूप का है। अतः अतः रेखा कैसा होगा बाबू, रेखा रेखा हो जाएगा प्रतिच्छेदी। रेखा कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा के क्या गो हल होता है, एक हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, या उसी को हम बोलते हैं क्या, अद्वितीय हल। आगे बढ़ते हैं, संगत है अथवा असंगत। ठीक है, अब संगत असंगत पहचानने के लिए क्या करेंगे, वही मान लिखेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान दो, यहाँ पर क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर +8 उधर जाएगा तो -8, a2 बराबर 6, b2 बराबर -3 और c2 बराबर +16 इधर जाएगा तो -16। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 से इस पर मान बैठाएंगे 2 बटा 6 बराबर -1 बटा -3 बराबर -8 बटा -16। काट कुट करेंगे 1 बटा 3 आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा 3। इसको भी काटेंगे तो बराबर में 1 बटा 3, 8 दूनी 16 काटेंगे तो 1 बटा 2 आ गया। मतलब ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो संगत क्या, असंगत, असंगत होगा। तो बोलो रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है कि असंगत है, तो असंगत है। क्या है, असंगत है। वैसे ही इसको आप लोग बनाइएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा। 2 का बी का आंसर संगत है कि असंगत है, ये आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए, अब के का मान पूछ रहा है। समीकरण के अनेक हल होंगे। समीकरण का अनेक हल यानी अनंत हल कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये तीनों बराबर हो आपस में, तब समीकरण के अनंत हल होता है। चलो तो फिर से a1 का मान k दे रखा है कि x के जोरे k है, b1 का मान 3, c1 का मान कितना +k-3 इधर आएगा तो -k-3। ठीक है, और यहाँ से a2 बराबर 12, b2 बराबर k और c2 बराबर भी कितना k। अब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 समीकरण के अनंत हल है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, चूंकि समीकरण के अनंत हल है, चूंकि समीकरण के अनंत हल है। अब मान बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, k बटा 12 3 बटा k बराबर माइनस में k -3 बटा में k। ठीक है, इसी दुओं के हल कर लेते हैं। तो k का गुना कैसे करेंगे, k स्क्वायर, 12 ते कितना 36, अब वर्गमूल निकालेंगे तो k का मान कितना आने वाला है बाबू, +6। k का मान कितना आ जाएगा, +6। तो k का मान या तो +6 हो सकता है या फिर -6
हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही बनेगा, यहाँ भी ऐसे ही बनने वाला है। तो बना देते हैं। A1 का मान कितना दे रखा है 4, B1 का मान 5, C1 का मान -3, A2 का मान K, B2 का मान 15, C2 का मान -9। ठीक है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। चूँकि समीकरण के कितने हल है, चूँकि समीकरण के अनंत हल है, समीकरण के अनंत हल है, अतः मान बैठा देंगे सीधा। 4 बटा के बराबर 5 बटा 15 बराबर -3 बटा -9। इसी को क्रॉस गुना कर लो तो हो जाएगा 5 के बराबर 15 चौका 60, तो के बराबर 60 बटा 5। क्या बार में कटेगा 12 बार में, तो के का मान कितना आ गया 12। ठीक है, तो समीकरण को ऐसे बनाना है। अगर अनंत हल है तो मान लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे और बैठा देंगे। जहाँ पर भी क्या होगा कोई भी दो के हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बरसात। एम तथा एन के किन मान के लिए समीकरण के अनंत हल होंगे। अब अनंत हल होंगे तो चेक कर लेते हैं कब होगा अनंत हल। देखो A1 का मान कितना है m-1, B1 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है +2 इधर आएगा तो -2, A2 का मान कितना है 6, B2 का मान कितना है ये है 1 - 2n, और C2 का मान कितना है +6 इधर जाएगा तो -6। समीकरण के अनंत हल है, चूँकि समीकरण के क्या है, चूँकि समीकरण के अनंत हल है, चूँकि समीकरण के अनंत हल है, अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। मान बैठा देंगे m-1 बटा 6 बराबर 3 बटा 1 बटा 1 - 2n बराबर -2 बटा -6। इसको पहला भाग मानेंगे, इसको दूसरा भाग और इसको तीसरा भाग। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 1 और 3 से, क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं है, यह सब अचर राशि है, तो इसका मान आसानी से निकल जाएगा। तो m-1 बटा 6 बराबर कितना -2 कट जाएगा माइनस, तो 2 बटा 6 क्रॉस गुना कर लेंगे तो 6m - 6 बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, -6 इधर जाएगा तो 12 + 6 18, 6m बराबर कितना 18, तो m का मान कितना आ जाएगा 18 बटा 6, तो m का मान तो आ गया कितना 3। अब वैसे ही समीकरण 2 और किससे 3 से, दूसरा और तीसरा भाग से, तो दूसरा भाग कितना है 3 बटा 1 - 2n बराबर 2 बटा 6, क्रॉस गुना करेंगे तो 2 एकम 2 -2 दूनी 4n, 6 3 कितना 18, तो -4n बराबर 18 + 2 इधर जाएगा तो -2, -4n बराबर 18 में से 2 घटेगा 16, तो n बराबर 16 बटा में कितना -4, तो n बराबर आ गया 4 चौका 16, n बराबर कितना आ गया 4 चौका 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। mn का मान आ गया, ऐसे ही बनेगा अनंत हल है। तो 5 के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल हो। केवल एक हल कब होगा, केवल एक हल तब होगा जब A1 बटा A2 नहीं बराबर B1 बटा B2 हो। ठीक है, तो लिखेंगे A1 बराबर 2, B1 बराबर 1 और C1 बराबर कितना -k, प्लस के इधर जाएगा तो -k, A2 बराबर 4, B2 बराबर 2, C2 बराबर +3 इधर आएगा तो -3। चूँकि समीकरण के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अतः चूँकि समीकरण के अद्वितीय हल है, अतः A1 बटा A2 नहीं बराबर B1 बटा B2 होगा। ठीक है, तो मान बैठाएंगे A1 के जगह पर 2 और A2 के जगह पर कितना 4 नहीं बराबर A1 के जगह पर 1 बराबर B2 के जगह पर कितना 2, तो यहाँ पर कोई तो के आए नहीं किया, तो ठीक है, यहाँ पर अद्वितीय हल होगा के जगह पर कुछ रख दो, ये तो पहले ही बराबर नहीं है, तो लिख देंगे के
किसी भी मान के लिए नहीं, के किसी भी मान के लिए नहीं, के किसी भी मान के लिए नहीं। ठीक है, कुछ रख देंगे समीकरण का अनंत, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इस पर मान बैठाएंगे तो इसमें तो के है ही नहीं, के है ही नहीं, तो के का मान आएगा नहीं आएगा, तो के का कुछ मान रहे हो इसे मतलब नहीं है, के किसी मान के लिए भी नहीं। ठीक है, आगे बताते हैं। अच्छा, इसको बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर +1, इधर जाएगा तो -1, a2 बराबर के, b2 बराबर 5, c2 बराबर कितना +7, इधर जाएगा तो -7। ठीक है, तो चूंकि समीकरण के अद्वितीय हल है, चूंकि समीकरण के क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 नहीं बराबर b1 बटा b2, मान बैठा दो, 2 बटा के नहीं बराबर -3 बटा 5, क्रॉस गुना कर दो, तो के का -3 से गुना करेंगे, -3 के, ये नहीं बराबर का चिन्ह, 2 पंचे 10, तो के का मान कितना आ जाएगा, नहीं बराबर -10/3, ये आंसर हो जाएगा, यानी के का मान ये नहीं होगा। ठीक है, तब समीकरण के अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। के किस मान के लिए समीकरण की रेखाएं समपाती होगी। समपाती मतलब क्या होता है, अनंत हल होना। समपाती मतलब क्या होता है, अनंत हल होना। तो ए का मान कितना हो जाएगा, a1 बराबर x का गुणांक है 2, b1 बराबर y का गुणांक है k माइनस 2, c1 बराबर अचर पद, अच्छा बराबर के उस पर के है, इधर आएगा तो माइनस में के, a2 बराबर x का गुणांक 6, b2 बराबर y का गुणांक 2 के -1, और वो हो जाएगा कितना, c2 बराबर माइनस में 2 के +5, ये हो जाएगा। अब चूंकि समीकरण के अनंत हल है तो बना लीजिए, चूंकि समीकरण के क्या है, अनंत हल है, चूंकि समीकरण के अनंत हल है, अतः क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मान बैठा दो, 2 बटा 6 बराबर k -2 बटा 2k -1 बराबर माइनस में k बटा माइनस में 2k +5, ये। ठीक है, अब काट कूट करेंगे, गुना भाग करेंगे तो आंसर अवश्य आएगा। ठीक है, चलो पहला और दूसरा को ही गुना करते हैं, 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 2 बटा 6 हो जाएगा, 1 बटा 3, 2 3 6 होता, कट जाएगा, तो यह है k -2 बटा में 2k -1, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2k -1 बराबर में 3k -3 दूनी 6, 2k +3 के इधर जाएगा तो -3 के बराबर -6, -1 इधर आएगा तो +1, तो हो जाएगा -k बराबर -6 + 1 माइनस में 5, माइनस माइनस कटेगा, के का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, के किस मान के लिए निम्न समीकरण का युग्म का हल संगत होगा। हल संगत कब होगा, हल संगत कब होगा, दो गो कहानी है, या तो a1 बटा a2 नहीं बराबर b1 बटा b2 हो, या फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो। अगर यह केस है तो एक हल होगा, संगत हो जाएगा, यह भी केस है तो अनंत हल होगा, फिर भी संगत हो जाएगा। खाली ये वाला बराबर नहीं रहता तो कोई हल नहीं होता और उसको असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर -7, a2 बराबर 2, b2 बराबर k और c2 बराबर कितना -14। ठीक है, तो इससे बनाते हैं पहला भाग a1 बटा a2 नहीं बराबर b1 बटा b2, मान बैठा देंगे 1 बटा 2 नहीं बराबर 2 बटा k, तो यहाँ से आ जाएगा k नहीं बराबर कितना 4, एगो माना गया। दूसरा भाग a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो यहाँ पर बैठा देंगे क्या,
यहाँ दे रखा है 1/2 बराबर 2/k बराबर -7/-14। ठीक है, कोई भी दो नंबर को गुना कर दो तो उतने आने वाला है। ठीक है, तो कितना से कर दे, दूसरा और तीसरा से। ठीक है, तो 2 के बराबर -7/-14, माइनस माइनस कटेगा तो 7 से ये 2 बार में कटेगा, ऊपर 1 के कम के 2 दूनी 4। ठीक है, तो के का मान 4 के बराबर नहीं भी होना चाहिए अगर समीकरण की एक हल है, या फिर के का मान 4 होना चाहिए, तो समीकरण का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, नहीं रखेंगे तो के का मान 1 आएगा, रख देंगे तो के का मान कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है। वह शर्त बताए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा या फिर असंगत होगा। ठीक है, वह शर्त बताए बताए बबुआ। देखो, संगत कब होता है, जब a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 हो। अब देखो यहाँ से लिखो, a1 का मान a है, b1 का मान b है, c1 का मान प्लस इधर जाएगा तो -c। यहाँ पर a1 का मान a2 का मान l है, b2 का मान m है और c2 का मान -n है। तो पहला कहानी तो ये है, पहला भाग। ठीक है, क्या होगा, संगत। पहला भाग क्या होगा, संगत। a/l नहीं बराबर b/m क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत होगा ऐसा रहने पर। दूसरा भाग देखो, a/l बराबर b/m नहीं बराबर c/n, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा भाग में क्या हो जाएगा, असंगत, क्योंकि ये बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, तो असंगत। ठीक है, और अब लिख दो क्या, तीसरा भाग क्यों, तीसरा सूत्र के लिए। तीसरा भाग a/l बराबर b/m बराबर c/n क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के अनंत हल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस रूप का होगा तो संगत होगा, इस रूप का होगा तो असंगत होगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर से संगत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखो बाबू, एगो प्रश्न हम बताएंगे, एगो प्रश्न तुम बनाना प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें दे रखा है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो सबसे पहले x + 4y बराबर में 13, यह हो जाएगा समीकरण 1। 7x - में 3y बराबर में 29, यह हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x + 4y बराबर में 13, x बराबर 13 प्लस 4y इधर आएगा तो -4y। इस प्रकार से हमारा आ गया x का मान, समीकरण कितना, 3। अब हिंदी लाइन क्या लिखना है कि समीकरण 3 का यह मान, समीकरण 3 का यह मान देखो, एक से निकाले हैं समीकरण 3, तो दूसरा में इस मान को रखेंगे। मान 3 का यह मान समीकरण 2 में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं। तो पहला क्या है, 7x - 3y, दूसरा समीकरण 7x - 3y बराबर 29। 7 गुने x का मान कितना आया यहाँ पर, 13 - 4y, 13 - 4y माइनस में 3y बराबर में 29। 13 सत्ते हो जाएगा 91, 7 चौक 28y माइनस में 3y बराबर में क्या, 29। तो -28 - 3 माइनस में 31y बराबर 29 माइनस कितना, 91। तो -31y बराबर माइनस में कितना, 62। 29 में से 91 में से 29 घटेगा, माइनस में 62 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y 31 से 2 बार में कटेगा तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर लिखो क्या, y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, 1 2 3 कोई में भी रखेगा आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण हम 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर
समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 4y, 13 माइनस 4 गुने y का मान 2, 13 माइनस 4 दूनी 8, 5। अतः अब बोलो x बराबर कितना हो गया 5, y बराबर कितना हो गया 2, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा प्रतिस्थापन विधि। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। ठीक है, क्वेश्चन 9 के बी का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। देखो विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एगो चर को दोनों समीकरण में से गायब करवा दिया जाता है किसी भी नियम को लगा करके। देखो पहले तो समीकरण लिख लो, 3x प्लस 2y बराबर कितना 5, ये हो गया समीकरण 1। यह है x माइनस 6y बराबर में 33, ये हो गया समीकरण 2। विलोप करने के लिए क्या होना चाहिए, या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए, नहीं तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर हम y का गुणांक बराबर करेंगे तो x का मान आएगा, x का गुणांक बराबर करेंगे तो y का मान आएगा। कैसे, देखो ये 6 है, ये 2 है, 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 से खाली यही में गुना नहीं होगा, सब पद में गुना होगा। तो समीकरण 1 गुने कितना 3, अलग अलग चिन्ह इसलिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण कौन 2, देखो गुना करते 1 में 3 से, तो 3 तिहाई 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 पचे 15। इसको सीधे लिखना है, x माइनस 6y बराबर में कितना 33। अब देखो जोड़ेंगे तो 9x और एगो x, कै गो x हो गया 10x, प्लस 6y माइनस 6y कट गया, यानी ये विलोपित हो गया। और 15 और 33, 5 3 8, 3 1 4, तो x का मान कितना आ गया 48/10। काट कुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना इतना। चलो x माइनस 6y बराबर 33, ठीक है, कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 5। x का मान हो गया 24/5। फिर से वही कहानी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में। 3x प्लस 2y बराबर में कितना 5, 3 गुने x का मान कितना है 24/5 प्लस में 2y बराबर में 5, तो 24 तिहाई 72/5 प्लस 2y बराबर में 5, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 72/5, 2y बराबर 5 पचे 25 माइनस 72/5। 72 में से 25 घटेगा, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 घटेगा 4, माइनस में 47/5, और 2 का गुना इससे हो जाएगा तो 5 दूनी 10, ये हो गया किसका मान y का। अतः x बराबर कितना 24/5 और y बराबर कितना माइनस 47/10। ठीक है, तो विलोपन विधि में ऐसे x और y का मान निकाला जाता है। ठीक है, बाय मिस्टेक कहीं पर जोड़ घटाव गलती हो तो एक बार पुनः जोड़ घटाव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी ये आपके लिए है, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को तुलनात्मक विधि से हल करें। अब तुलनात्मक विधि क्या होता है, तो जैसे प्रतिस्थापन बना रहे थे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बनाएंगे तो 4x माइनस 3y बराबर कितना है 0, तो 4x माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस 3y, तो x का मान कितना आ गया 3y बटा में 4। समीकरण इसको कितना मानेंगे 3, क्योंकि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। फिर समीकरण 2 से बनाएंगे, समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर में कितना है 15, प्लस 3y उधर जाएगा तो प्लस 15 माइनस में 3y, ये हो गया समीकरण कितना 4। 1 से 3 बन गया, 2 से 4 बन गया, इसमें भी x का मान आ गया, इसमें भी x का मान आ गया। तुलना करेंगे मतलब क्या, इतना बराबर इतना करेंगे। तुलना करने का मतलब क्या, उस दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो 3 और 4 को क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या हो जाएगा 3y बटा में 4 बराबर 15 माइनस 3y बटा में 1 लिखते हैं, क्रॉस गुना 3y एकम 3y, इधर 15 चौका 60, 4 तिहाई 12y माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12y बराबर में क्या 60, तो 12 3 15y बराबर में 60, 15 चौका 60,
तो y का मान कितना आ गया 4, ये y का मान आ गया। y का मान किस में रख दे, y का मान कोई समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 4x माइनस 3y बराबर में 0। तो रखेंगे 4x माइनस 3 गुने y का मान 4 बराबर 0। 4x 4 तिहाई कितना 12 बराबर 0। 4x माइनस 12 इधर आएगा प्लस 12, x का मान कितना हो जाएगा 12/4। तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 4, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी किसके लिए बाबू, आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, विलोपन विधि से हल करें। आप हल कीजिए और हल की प्रकृति बताने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो चलो बताते हैं। 6x प्लस वाई बराबर कितना है 17। 2x प्लस 2y बराबर कितना है माइनस 34, उधर जाएगा तो प्लस 34। हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे तो समीकरण 2 गुने 3, तो यह है समीकरण 1, यह समीकरण 2। 2 में 3 से गुना कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 6x प्लस वाई बराबर 17, यह हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 34 तिहाई, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 1 10, 102। घटा दो, ये कट जाएगा। y में से 6y माइनस में 5y, 102 में से 17 घटेगा माइनस में 85, तो y बराबर कितना 17 × 85, y का मान आ गया। y का मान रख दो किस में, y का मान रख दो समीकरण 1 में। y का मान 1 में रखने पर 6x प्लस वाई बराबर 17, 6x प्लस वाई की जगह पर कितना 17 बराबर 17, 6x प्लस 17 उधर जाएगा तो माइनस 17, तो 6x बराबर कितना हो गया 0, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 0। तो हल तो आ गया, एगो मान 0 आया, y का मान कितना 17। तो आंसर तो आ चुका है, और जब आंसर आ चुका है तो ये कै गो हल होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल है। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, कोई भी एक विधि से हल कर लें। देखो, इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, जो बटा में है, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर कितना m, और 1/x माइनस वाई बराबर कितना n। ठीक है, क्योंकि 4 गो समीकरण बनेगा तो उस प्रकार से। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख देंगे 15m माइनस 9n बराबर -2, समीकरण कितना 1। और यहाँ पर हो जाएगा कितना 10m प्लस 2n बराबर कितना 4, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करें, तो समीकरण 1 को 30 बनाएंगे, इसको भी 30 बना देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, घटाते हैं समीकरण 2 को 3 से गुना करके। तो गुना करेंगे 2 से तो 15 दूना 30m माइनस 9 दूनी 18n बराबर 2 दूनी 4। 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30m प्लस 3 दूनी 6n बराबर 3 चौका 12। चिन्ह बदलेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये तो घट जाएगा, -18 माइनस 6 माइनस में 24n, ये -12 माइनस 4 माइनस में 12 4 16। ठीक है, तो n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा माइनस में 16 बटा में -24। काट कुट करेंगे तो 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में, तो 2 बटा कितना आ गया 3 आ गया। n बराबर हो गया 2/3। अब n का मान किस में रख दे, 1 में रखने पर, n का मान 1 में रखने पर। ठीक है, 1 क्या है 15m माइनस 9 गुने n का मान 2/3 बराबर माइनस में 2। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, तो 15m माइनस 3 दूनी 6 बराबर -2,
-6 इधर जाएगा, -6 इधर आएगा तो +6, तो 15m बराबर कितना हो गया, 2 6 4, तो m का मान आ गया 4/15। m का मान कितना आ गया, 4/15। अब आरंभिक पद से, आरंभिक पद से, आरंभिक पद क्या है, 1/x + y बराबर m। m का मान कितना है, m का मान 4/15 है। क्रॉस गुना कर दो तो 4x + 4y बराबर में 15। ये हो गया समीकरण कितना, 3। और 1/x - y बराबर कितना आया, n। n का मान कितना है, n का मान है 2/3। ये हो जाएगा 2x - 2y बराबर में 3। समीकरण कितना, 4। ठीक है। अब इसको विलोपन विधि से आप लोग हल करेंगे। ठीक है। 3 में से घटा दो समीकरण 2 को, चाहे जोड़ दो समीकरण 4 को, 4 को कर दो गुना 2 से, तो 3 को सीधे लिखो 4x + 4y बराबर 15। इसको 2 से गुना करेगा तो 4x - 4y बराबर 3 दूनी 6। देखो 4 4 8x, ये कटेगा, 15 6 19, 15 6 कितना 19, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया 8/19। अब मान बैठा दो, 2 × 8/19, ठीक है, -2y बराबर में 3, तो -2y बराबर 3, 8 दूनी 16, तो 16/19 ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो -2y बराबर 19 57, 57 में से 16 घटेगा कितना, 41, बटा में क्या है 19 है, तो y बराबर 41 बटा में 19 दूना 38 माइनस में। ये कुछ आंसर हो जाने वाला है, एगो आंसर ये, एगो आंसर ये। आगे बढ़ते हैं। बिना ग्राफ खींचे बताए कि संगत है कि असंगत है। इससे पहले जो बता रखे हैं, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अगर a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 आ जाए तो क्या लिखेंगे, संगत है। मान बैठा लेंगे, चेक कर लेंगे मान आपस में बराबर है कि नहीं, तो संगत। अगर ये बराबर हो और ये बराबर न हो तो क्या लिखेंगे, असंगत। क्या लिख देंगे, असंगत। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये भी बराबर हो तो क्या लिख देंगे, संगत। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मान बैठा करके आप लोग चेक कर लेंगे। अब ये है 243 रुपये को 3 ऐसे भागों में बांटे ताकि पहले भाग का आधा दूसरे भाग के तिहाई और तीसरे भाग का चौथाई एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर। तो मान लेंगे, माना कि पहला भाग, माना कि पहला भाग कितना है, x मान लेते हैं। दूसरा भाग क्या मान ले, दूसरा भाग मान लेते हैं क्या, y। और तीसरा भाग क्या मान लेंगे, तीसरा भाग मान लेते हैं 243 में से ये दोनों का भाग घटा दो तो जो बच गया वो तीसरे का भाग। अब क्या बोल रहा है, पहले का आधा, तो यानी x का 2 आधा हो गया, बराबर दूसरे भाग का तिहाई यानी y का बटा 3 तो तिहाई हो गया, बराबर तीसरा भाग 243 - x - y बराबर कितना, तीसरे भाग का चौथाई। सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा बराबर में 2y, तो 3x x बराबर कितना, 2y/3 हो जाएगा। ये हो गया एक कहानी। ठीक है। अब दूसरा कहानी इधर से, इसको गुना कर देते हैं, y/3 बराबर 243 - x - y बटा में 4। ठीक है। तो y का गुना 4 से क्या हो जाएगा, 4y। 243 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, माइनस में 3x माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक है। तो +4y -3y इधर आएगा तो +3y बराबर में 729 - 3, x के जगह पर रख दो कितना,
2y बटा में 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 3 7y बराबर में 729 माइनस में 2y, माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y जो कि 7 2 9y हो जाएगा बराबर में 729। तो y का मान कितना आ जाएगा 729 बटा में 9, 9 से काटेंगे 9 8 72 9 1 9, तो y का मान कितना आ गया बाबू 81, y का मान आ गया 81। अब उधर उधर देखो x बराबर कितना है 2y बटा में 3, मतलब 2 गुने 81 बटा में 3, 3 से कटेगा क्या बार में 27 बार में, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। अब जो माने हैं उसके अनुसार क्या माने हैं, पहला भाग x है तो पहला भाग कितना हो जाएगा, पहला भाग x के मान के बराबर यानी 54 हो जाएगा। दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग y है और y का मान कितना आ गया है 81, और तीसरा भाग कितना हो जाएगा, तीसरा भाग 243 में से x और y दोनों को घटा दो तो 81 और 54 कितना होता है 135, और 243 में से 135 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 108, तो ये हो जाएगा 108, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है। सेब कैसे दिया, संतरा कैसे दिया पता नहीं है, तो पहले वही मान लेते हैं। माना कि संतरे की कीमत बराबर x, सेब की कीमत बराबर कितना y, एक संतरा और एक सेब का कीमत x, एक संतरे का कीमत x तो 5 संतरे का कीमत 5x प्लस एक सेब का y 3 सेब का 3y, और कुल रुपया कितना हो गया 35, समीकरण हो गया 1। अब दे रखा 2 संतरा, एक संतरा का x तो 2 संतरा के 2x, और एक सेब का दाम y तो 4 गो सेब का दाम कितना हो जाएगा प्लस में 4y, बराबर में कितना आ जाएगा बाबू 28। ये हो गया समीकरण 2। इसको आप लोग हल करेंगे विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भिन्न, हम सिर्फ समीकरण बना दे रहे हैं ताकि आपका समय बचे, क्योंकि आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पीछे वाला देख ले, रिवीजन कर ले वहां से। ठीक है, अब एक भिन्न है, भिन्न में क्या होता है अंश होता है, तो माना कि अंश बराबर कितना, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर कितना y, तो भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y। ठीक है, बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है कब, अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटा दो, और अच्छा अंश से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको हल करो तो हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y, 3x प्लस y इधर आएगा माइनस y, माइनस 3 उधर जाएगा प्लस 3, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा कहानी, 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये भिन्न है और हर में कितना जोड़ देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 1/4, क्रॉस गुना 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y बराबर में कितना 8, ये हो गया समीकरण 2। अब इसे विलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान अंश पूछे तो अंश, हर पूछे अच्छा भिन्न पूछा है तो एक्स वाई का मान यहाँ पर बटा में बैठा देना, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों वाली संख्या है, जब भी 2 अंकों वाली संख्या पूछे तो क्या करेंगे, माना कि 2 अंक वाली संख्या पूछे तो माना कि दहाई अंक बराबर कितना x मान लेना, इकाई अंक बराबर क्या, इकाई अंक को y मान लेना। ठीक है, और संख्या को क्या मान लेना, संख्या बराबर 10x प्लस y, ये मान लेना। जब भी 2 अंक की संख्या हो ये मान लेना। बोला है अंकों का गुणनफल 18 है, ये 2 अंक है इकाई दहाई अंक, तो x गुने y बराबर कितना 18। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा y, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे यदि संख्या में 27 घटाया जाए, संख्या ये है 10x प्लस y और इसमें कितना घटाना है 27,
तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। पहले इकाई अंक दहाई अंक यहाँ था, अब ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 10y प्लस में x। इसको हल करेंगे तो 10x प्लस x इधर आएगा माइनस x प्लस 10y इधर आएगा तो अच्छा प्लस y है, अब प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस में 10y, माइनस 27 उधर चला जाएगा तो प्लस में 27। ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर में 27। सभी में 9 से भाग लग जाएगा, भाग दे देंगे ताकि समीकरण हो जाए आसान। तो ये हो गया समीकरण 2। 1 और 2 समीकरण को हल करें। ठीक है, x के जगह पर 18/y रखो और हल करो। इसको हम हल कर देते हैं क्योंकि ये द्विघात सूत्र से बनने वाला है। ठीक है, या फिर फर्स्ट इनटू लास्ट। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना है 3। x का मान कितना है 18/y माइनस में y बराबर में 3। सभी में y से गुना करो तो ऊपर 18 क्योंकि y से y कटेगा, यहाँ पर y से गुना करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा 3y। ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो प्लस में 3y और प्लस 18। ठीक, माइनस 18 इधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ना सहले जाता प्लस 3y माइनस में 18 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे 6 3 18 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस में 18 बराबर में 0। y कॉमन लेंगे y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे y प्लस 6 बराबर में 0। तो एक तो हो जाएगा y प्लस 6 दोनों में कॉमन है, दूसरा हो जाएगा y माइनस 3, क्या हो जाएगा y माइनस 3। तो y का मान आ जाएगा एक तो प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस 6, एक आ जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। ये हो जाने वाला है। ठीक है, y का मान यहाँ पर रख देना है, y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, और x का मान आ जाएगा तो संख्या भी आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, ऋणात्मक मान था ना, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, धनात्मक मान लिया जाता है, तो उसमें से धनात्मक मान ले लेना। ये हो गया। आगे 3 से विभाज्य 3 लगातार संख्या। देखो जितना से विभाज्य हो, पहली संख्या को माना पहली संख्या कितना, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर क्या x। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3 के पहाड़ा इसमें जोड़ते जाओ, 3 के पहाड़ा इसमें अब जोड़ते जाओ। दूसरी संख्या बराबर 3 से विभाज्य है तो x प्लस 3। तीसरी संख्या कितना, तीसरी संख्या बराबर x प्लस कितना 3 के पहाड़ा जोड़ना है तो 3 के बाद 3 दूनी 6। चौथा संख्या 9 जोड़ते। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 45। तो x प्लस 3 जोड़ x प्लस 6 बराबर कितना है 45। तो 1x 2x 3x कितना x 3x प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9। 3x बराबर कितना हो जाएगा 36। x का मान 3 से 36 क्या बार में कटेगा 12 बार में। तो पहली संख्या कितना है x का मान 12, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 12 में 6 जोड़ेंगे 18। यही है 3 से लगातार 3 को लगातार संख्या। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार खेत की परिमिति 160 है। यदि खेत की लंबाई 4 मीटर कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है। आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। देखो माना कि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर क्या मानेंगे x, चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे y। ठीक है, और परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होता है परिमाप, जो कि दे रखा है कितना 160। ठीक है, प्रश्न से तो परिमाप कितना है 160 है, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे 80। ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ से क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना होने वाला है लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने वाई, xy होने वाला है क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे बोला कि यदि खेत की लंबाई
4 मीटर कम कर दीजिए। पुनः पुनः लंबाई कितना 4 मीटर कम करना है, तो 4 मीटर कम करेंगे तो x माइनस 4, और चौड़ाई को 4 मीटर बढ़ाना है तो y प्लस कितना y प्लस 4। तो लंबाई कम कर दिए, चौड़ाई को बढ़ा दिए, ठीक है, y प्लस 4 हो गया। तो खेत का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर पहले क्षेत्रफल था XY, अब कितना बढ़ जाएगा 144। तो x माइनस 4 y प्लस 4 बराबर XY प्लस में 144। अब आपको इसको हल करना है। x गुने y हो जाएगा XY, x में 4 से गुना करेंगे 4x, माइनस में 4y, ठीक है, माइनस प्लस माइनस में 4 चौका 16, XY प्लस में 144। देखो प्लस XY प्लस XY कट गया, ये बच गया 4x माइनस 4y बराबर में बच गया 144। तो ये हो गया समीकरण कितना 2। तो यह है समीकरण 1 और यह समीकरण 2। इसको हल करेंगे x और y का मान आ जाएगा, और x और y का मान आ जाएगा तो वही क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयु वाला क्वेश्चन। आयु वाला क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आयु वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, देखो तो दे रखा है आयु का योग दे रखा है हरि और मोहन का। तो पहले मान लेते हैं। माना कि हरि की आयु, माना कि हरि की आयु कितना, हरि की आयु को x मान लो। मोहन की आयु को कितना मानेंगे, माना कि मोहन की आयु कितना, मोहन की आयु y मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के आयु का योग उसके अंतर का दुगुना है। आयु का योग बराबर आयु का अंतर, जोड़ेंगे तो योग, घटाएंगे तो अंतर। आयु का योग कितना है, तो अंतर का दुगुना है, अंतर का दुगुना है। तो इस प्रकार से बन गया समीकरण 2x माइनस 2y प्लस 2x इधर आएगा तो x माइनस 2x प्लस y माइनस इधर आएगा तो प्लस 2y बराबर में 0। तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3y बराबर में 0। शुरू में माइनस है, चिन्ह बदल दो, x माइनस 3y बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा कहानी। 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद का कहानी पूछ रहा है। तो पहले तो x माने थे, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, 12 वर्ष बाद हरि की आयु 12 साल बढ़ जाएगा। पहले x था, अब x प्लस 12। मोहन की आयु कितना, मोहन की आयु ये भी 12 साल बढ़ेगा। पहले y था, अब y प्लस 12। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1.5 गुना था। अरे 4 वर्ष पूर्व ने पूछा है तो हम इतना गलत कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले उम्र घटा देंगे, ठीक है। यह अनुपात कितना था, तो आयु का योग x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 4, इस दोनों को जोड़ेंगे, और आयु का अंतर x माइनस 4 घटाओ वाई माइनस 4, क्योंकि अनुपात में दे रखा है कितना था, 1.5 गुना। 1.5 गुना कितना को बोलते हैं, 3/2 को बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4 माइनस में 8, ठीक है। दूसरा x माइनस में y माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4, वो कट जाएगा, 3/2। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 8 दूनी 16, 3x माइनस में 3y। तो 2x प्लस 3x इधर आएगा माइनस 3x, प्लस 2y माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y, माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16। तो 2 में से 3 घटेगा, माइनस में एगो x, प्लस में 3 2 5y बराबर में 16। सभी का चिन्ह बदल देंगे, x माइनस 5y बराबर माइनस 16। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से xy का मान निकालिए, यहाँ से xy का मान निकालिए। अब 12 साल बाद का उम्र पूछा है,
तो वर्तमान उम्र x है, एक्स वाई का मान निकल जाए तो दोनों में 12-12 साल जोड़ देना है, इससे आगे का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे किसी नगर में किराए की कार के भाड़े का कुछ भाग अचर है। अब कितना अचर है और कितना दूरी पर निर्भर करता है पता नहीं है, तो माना कि अचर किराया कितना मान लेते हैं, अचर किराया x और प्रति किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा y। देखो इसका मतलब ये है कि गाड़ी वाला बोल रहा है कि आप बैठिएगा, अब 1 किलोमीटर चले चाहे 10 किलोमीटर, उससे मतलब नहीं है, पहले कम से कम 200 हमको दीजिएगा। 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपये किलोमीटर उसके बाद जोड़ करके लेंगे, यानी एगो फिक्स किराया, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया अलग अलग ले रहा है। ठीक है, अब अचर किराया कितना है, प्रति किलोमीटर किराया कितना है पता नहीं है, तो मान लिए हम यदि 12 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 89 रुपया देता है, तो 100 रुपया तो देगा नहीं, ये फिक्स रुपया देगा, और 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 12 किलोमीटर का 12y, और कुल रुपया कितना दे दिया 89 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। 20 किलोमीटर दूरी तय करने पर 145 देता है, पहला अचर राशि x देगा प्लस 1 किलोमीटर का y, तो 20 किलोमीटर का 20y। ठीक है, कितना देता है 145, समीकरण हो गया 2। अब इसको हल करेंगे, एक्स वाई का मान आएगा, बोल रहा है कितना 30 किलोमीटर का, तो 30 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, पहला बात 30 किलोमीटर का किराया आपको निकालना है, 30 किलोमीटर का किराया, तो देखो फिक्स राशि x तो देना ही पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 30 किलोमीटर का 30y, तो ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर का किराया। तो एक्स वाई का मान निकालें और इसमें मान रख दें, आंसर आ जाएगा 24। एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेल और कार के द्वारा तय करता है। ठीक है, यदि 400 किलोमीटर रेल से चलता है और शेष दूरी कार द्वारा तय करता है तो 6 घंटे 30 मिनट लगता है। अच्छा, यदि वह गति पूछ रहा है, चलो ये पूछ रहा है कि गति क्या है, मान लेते हैं पहले, माना कि रेल की गति कितनी, रेल की गति x, कार की गति कितना, कार की गति y मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 400 किलोमीटर रेल से, तो 400 किलोमीटर रेल से चलने में लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितना है 400 और रेल का चाल कितना है x, ये समय लग गया। अब बच गया 600 में से 400 चल गया, बच गया कितना 200, किससे चलेगा, कार से चलने में लगा समय कितना हो जाएगा 200 बटा कार की गति y, और कुल समय कितना लग गया उसको 6 घंटा 30 मिनट, तो 400 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 6 घंटा 30 मिनट को 6.5 घंटा 1/2, या फिर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं 6 दूनी 12 1 13/2, 6.5 घंटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एगो समीकरण हम बना दिए, दूसरा समीकरण भी हम बना दे रहे हैं, हल आप लोग कीजिएगा। बोला कि यदि 200 किलोमीटर रेल से चले तो 200 किलोमीटर रेल से चलने में लगा समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना 200, चाल कितना x, और बच गया कितना दूरी 400, क्योंकि टोटल दूरी कितना है 600 है, तो 400 किलोमीटर की दूरी रेल से तय करने में कितना समय लग जाएगा 400 बटा y। इस प्रकार से कुल समय उसको कितना लग गया, आधा घंटा अधिक लगता है, 6.5 घंटा के जगह पर आधा घंटा अधिक 7 घंटा लग जाएगा, तो जोड़ दो दोनों समय को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे 200 बटा x प्लस 400 बटा y बराबर क्या घंटा 7 घंटा, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना होता है। अब दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, एक्स वाई का मान ही रेल का गति और कार का गति आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 2 वायुयान एक ही नगर से
विपरीत दिशा में यात्रा प्रारंभ करता है। दो गो हवाई जहाज है जो कहीं से उड़ना शुरू किया, एगो एने चल दिया, एगो एने चल दिया। ठीक है, औसत चाल दोनों का माना कि पहली यान की गति कितना x, और दूसरा का कितना, दूसरे की गति y, गति ऐसे लिखा था। चलो, एगो के x मान लिए, एगो के क्या मान लिए, y मान लिए। अब गति यात्रा आरंभ करते, एक ही औसत चाल से दो वायु एक ही नगर से विपरीत दिशा में यात्रा आरंभ करता है। एक ही औसत चाल, अच्छा एक की औसत चाल है, एक का औसत चाल बराबर दूसरे के औसत चाल से कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये हो गया। ठीक है, 5 घंटा गति करता है। एक समीकरण तो ये रहा, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 40। अब बोल रहा है 5 घंटा यात्रा करने पर दूरी कितना हो जाता है, 3400। तो दोनों को 5 घंटा चला दो। 5 घंटे में पहली यान से तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। चाल कितना है, x है, समय कितना है 5 से गुना कर देंगे 5x, और 5 घंटे में दूसरी यान से तय की गई दूरी तो कितना हो जाएगा 5y, और दोनों का दूरी कितना हो जाता है 3400। तो 5x प्लस 5y बराबर कितना, 3400। ये हो गया समीकरण 2। बोलो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा। एक्स वाई का मान ही क्या है, एक्स वाई का मान ही दोनों का औसत चाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल, देखो नदी नाव वाला कहानी रहे, नदी नाव वाला कहानी रहे तो माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना, शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं। जो नदी है उसका धारा की चाल कितना है, धारा की चाल y मान लेते हैं। अब धारा के अनुकूल, इधर धारा जाएगा उधर नाव चलेगा, तो धारा की स्पीड नाव का स्पीड दोनों जुट जाएगा। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में। ठीक है, तो 6 घंटे में धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाती है। उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो 6 घंटे में धारा के अनुकूल, 6 घंटे में धारा के अनुकूल, 6 घंटे में धारा के अनुकूल तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुने समय। धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई, समय कितना है 6 घंटा, तो गुने में 6। और धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी, प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस वाई, समय क्या है 6 है। ठीक है, दोनों दूरी है और कुल दूरी कितना, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ तो गड़बड़ है शाकी। हम्म 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 हम्म। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई। ठीक है। उल्टा लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए हैं। उल्टा क्या लिखे हैं? 6 घंटे में दूरी निकालते हैं। 6 घंटा में गया भी और आया भी, तो हमको समय के रेस्पेक्ट में बनाना पड़ेगा ना। तो दे रखा है कितना, 16 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितना चला, 16 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी 16 बटा में चाल। धारा के प्रतिकूल का चाल कितना है, x माइनस वाई। और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना, 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, 24 बटा धारा के अनुकूल x प्लस वाई। और कुल समय कितना लगा, 6 घंटा। मतलब कि 16 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 24 बटा एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। अब दूसरा भाग बोल रहा है कि उतने ही समय में, उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाता है, तो प्रतिकूल दूरी कितना हो जाएगा, प्रतिकूल जाने में समय कितना हो जाएगा। पहला समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 12 किलोमीटर बटा चाल कितना है x माइनस वाई। ठीक है, हिंदी लाइन नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं इसलिए। तो 12 x माइनस वाई प्लस अनुकूल, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाता है और अनुकूल चाल कितना है x प्लस वाई, और समय उतना ही है इसलिए 6। समीकरण कितना हो गया, 2। इस दोनों को आपको हल कर लेना है और आंसर निकाल लेना। ऐसा समीकरण हम हल करके बता चुके हैं। ठीक है, 1 बटा एक्स माइनस वाई को m मान लो, 1 बटा एक्स प्लस वाई को n मान लो और उसके बाद बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग बनाते जाइए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो बना करके किसी भी क्वेश्चन का उसका सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।